आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राफ्टमैन ऑटोमेशन कंपनी के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसको मार्केट में लिस्ट हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, या फिर यूं कहे स्टॉक मार्केट में नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी नई नहीं है। ये जो कंपनी फॉर्म हुई थी 1986 में फॉर्म हुई थी, और एज ऑफ नाउ इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मिस्टर श्रीनिवासन रवि जी हैं। तो यहाँ से कुछ हमें समझ में आया। इस कंपनी का जब आईपीओ आया था, उस आईपीओ का साइज़ था रफली 824 CR के आसपास। इस टोटल का अगर हम बात करें 55.28 इक्विटी शेयर जो थे वो डाइल्यूट किए गए थे, एंड जो इसका फ्लोर प्राइस था उस वक्त 1490 यानी 1490 के आसपास आया था। यहाँ से हमें कुछ समझ में आ रहा है, जब इसका आईपीओ आया था तो इसका जो मेन रीज़न था या फिर जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव था उस वक्त, वो यहाँ से जो इनके डेट हैं उस डेट को कम करना या फिर उसको रिड्यूस करना या फिर रीपे करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान था। इसके बाद कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर फोकस करें। जैसे कि हम जानें कंपनी एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई। और वहीं बात करें इसकी जो सर्विसेज हैं, ये प्रोवाइड कराती है इंजीनियरिंग की जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड कराती है। अगर इसके बाद भी इसके सेगमेंट वाइज इसके ऊपर फोकस करें, कौन कौन से सेगमेंट हैं, सब इसके 3 सेगमेंट हैं जहाँ से इसका रेवेन्यू निकल के आता है या फिर जहाँ ये अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रोवाइड कराती है। सबसे पहला जो सेगमेंट है पावर ट्रेन एंड अदर जो प्रोडक्ट होते हैं फॉर द ऑटोमेटिव सेगमेंट के लिए, पहला ये है। दूसरे की बात करें एल्यूमिनियम प्रोडक्ट फॉर द ऑटोमेटिव सेगमेंट, और थर्ड की बात करें इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सेगमेंट। ये वो उसके 3 सेगमेंट हैं जिसके अंदर कंपनी काम करती है। कंपनी के सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है मार्केट में, ना ही उस वक्त हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा उसका चार्ट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा डेटा होता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी को टाइम मार्केट में होता है, हम धीरे धीरे हमारे पास डेटा आता जाता है और उसी के डेटा के हिसाब से हम अपने डिसीजन बनाते हैं। यहाँ फोकस करते हैं जून से लेकर अभी इस जून तक की अगर हम बात करें, हमारे डेटा हमारे सामने है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं 2 चीज़ों के ऊपर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ से 44 था, नेक्स्ट क्वार्टर में 140, एक जंप दिखाई पड़ी। उसके बाद बात करें 150, एंड अभी की बात करें इस क्वार्टर में एक डिप आपको दिखाई पड़ रही है 106 के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही होता है। ये तो हमें एक डिप दिखाई पड़ी, उससे पहले कंपनी अच्छा काम कर रही थी। अगर हम बात करें इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं, लेकिन हम फोकस करते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। ये था -17, नेक्स्ट क्वार्टर में आया 42, यानी चीज़ें इंप्रूव हुई, और उसके अगले क्वार्टर में 47। अगेन एक मार्जिनली थोड़ा सा एक जंप हुआ, लेकिन जंप हुआ। वहीं बात करें इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी डिप है, और बात करें नेट प्रॉफिट में, यहाँ पर भी हमें डिप दिखाई पड़ रही है ऑलमोस्ट 23 के आसपास। इसीलिए आप जो आखिरी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है इसके EPS का, जो 22 के आसपास था, इस क्वार्टर में हो चुका है 10 के आसपास। एक ऑलमोस्ट हाफ डिप उसमें आपको दिखाई पड़ रही है, तो ये काफ़ी कम है। क्वार्टरली बेसिस पर आप समझ गए कि कंपनी ने कैसा काम किया, यानी अच्छा काम किया है, ओके काम किया है। इस क्वार्टर में आपको डिप दिखाई पड़ रही है। अगर हम एक्चुअल पिक्चर को समझने की कोशिश करें, 18 से लेकर 21 तक का डेटा आपके सामने है। इस वक्त हम फोकस करते हैं अगेन 2 चीज़ों के ऊपर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन 2018 में था 275 CR, नेक्स्ट क्वार्टर में नेक्स्ट ईयर में हुआ 414, एक अच्छी जंप। उसके बाद 395, एक डिप दिखाई पड़ी, छोटी डिप, और इस बार की बात करें 434 के आसपास, यानी कि सबसे ज़्यादा इस वक्त चुके पिछले 4 सालों में। यहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ होगी कि ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा काम किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट के इस वे में। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट जो था इसका 2018 में 32 के आसपास, उसके बाद 2019 में 94, एंड उसके 37, और अभी अगेन 97। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, नंबर्स इसके अच्छे हैं। बीच में एक डिप ज़रूर दिखाई पड़ी थी, ये 2020 का ही टाइम है, वहाँ से कुछ चीज़ें आपको इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एज ऑफ नाउ इसके EPS की बात करें 45+ है, जिसे आप अच्छा कह सकते हैं। इसके बाद कंपनी के जितने भी नंबर्स हैं इसको समराइज कर दें क्वार्टर 1 को, आपके सामने आ जाएंगे। नेट सेल के ऊपर फोकस करते हैं। पिछले साल और इस साल की अगर बात करें तो इस बीच में जो नेट सेल बढ़ी है 170% की उसमें जंप है, यानी काफ़ी अच्छी जंप कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम फोकस करें इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर, उसमें भी आप देख पाएंगे 234% की जंप दिखाई पड़े, अगेन दिस इज गुड फॉर अस। EBITDA के ऊपर बात करें 141% की जंप, अगेन दिस इज गुड। एंड क्राफ्टमैन के जो EPS की अगर बात करें, ये 9 था, अभी हो चुका है 10। पिछले साल तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी 9 से ये 10 हुआ है, 1% बढ़ा हुआ है, ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये 10 कैसे हुआ आप जानते हैं, 21 था पिछले क्वार्टर में, वहाँ से कम हो चुका है। इसलिए ये चीज़ें हमें यहाँ ईयरली बेसिस पे तो कुछ इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे डिप है। इसके बाद फोकस करते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ के ऊपर। कैसी रही है इसकी सेल्स आप यहाँ देख पाएंगे। 5 साल में 11+, 1 साल में एक भारी डिप दिखाई पड़ रही है, 3 साल की बात करें, और 1 साल में ज़रा सा कुछ इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी ज़रा वोलेटाइल तो है इसकी सेल्स की अगर हम बात करें।
फोकस करते हैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर। प्रॉफिट ग्रोथ आपको इसके शानदार दिखाई पड़ रही है साल दर साल, 5 साल से 3 साल में बेहतर हुई है और 3 साल सुपर बेहतर हुई है पिछले 1 साल में, इसलिए यहाँ पे एक अच्छा नंबर हमें दिखाई पड़ रहा है। आरओई के ऊपर बात करें, जो 8 था 5 साल पहले, अभी वो 11 के आसपास हो चुका है, या फिर ये कहें हम कुछ यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमें होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिस इज गुड। बात करें आरओसी के, अगेन ये 12 से लेकर 14 के आसपास है, ये भी एक गुड की कैटेगरी में ही है। अगर ये आने वाले टाइम में 15 से प्लस या फिर 20 से प्लस जाता है तो यहाँ से हमारे लिए ये चीज़ और भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद अगर फोकस करें डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर, ये ज़्यादा इस कंपनी के लिए कंसर्न हो जाता है। क्यों? जब इनका आईपीओ आया था उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव इस कंपनी का यही था कि हम जो आईपीओ ला रहे हैं, जिससे जो मनी रेज करेंगे, जो फंड रेज करेंगे, उसका कुछ पार्ट जो इसका इनका डेट है उसको रीपे करने में करेंगे। तो एज ऑफ नाउ भी अगर हम बात करें 0.74 के आसपास है। एग्जैक्टली कितना है देख लेते हैं। एग्जैक्टली की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल डेट है एज ऑफ नाउ 722 के आसपास है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, वहाँ पर भी 0.50 से ऊपर है, जहाँ से थोड़ा सा कॉशियस हो जाना ज़रूरी हो जाता है, प्लस हो ही जाता है अगर अनवाइज करें तो। वहीं अगर बात करें कैश कितना है कंपनी के पास, 41 CR के आसपास कैश है, डेट कहीं ज़्यादा है। इन सबसे ज़्यादा, इन दो चीज़ों से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? फ्री कैश फ्लो। क्योंकि डेट देने के बाद कंपनी के पास तो अभी तो कैश इतना है, इन सबके सारे खर्चे देने के बाद कंपनी के पास कितना फ्री कैश फ्लो है, उसके ऊपर देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये होमवर्क आपके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि इससे पहले जब हम वीडियोस लेके आते थे वो उसमें हम आपको बताते थे कि ये कैश फ्लो इतना है और फ्री कैश फ्लो इतना है, डेट इतना है। लेकिन अभी क्या है कि ज़रा सा अगर आप होमवर्क करेंगे तो आप कंपनी को अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज हम तो आपको ईजिली बता देंगे यहाँ से। इसके बाद फोकस करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। जो प्रमोटर के पास है 59 प्लस है, यानी मेजॉरिटी उन्हीं के पास है, जो एक अच्छी बात है। बात करें एफआईएस के पास कितने हैं, 3.71 है होल्डिंग है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। बात करें डीआईएस की 14 प्लस है, इनके पास एक अच्छी होल्डिंग है। इसके बाद अगर इंटरेस्ट किसी का सबसे ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है वो है पब्लिक का इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर 22 प्लस, यानी इतने परसेंटेज से ज़्यादा बना हुआ है एज ऑफ नाउ। बाकी अगर इस डेटा को हम पिछले डेटा से कंपेयर करें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रमोटर के पास से 59 प्लस अभी भी उतना ही है। बात करें एफआईएस की, जो मार्च में थे पिछले क्वार्टर में 3.83 था, अभी है 3.71। ज़रा सा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से शुरू की है या फिर कम किया है। अगर हम बात करें डीआईएस के, 12.52 था, अभी है 14.10। किसने बाइंग की है, किस आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। पब्लिक की बात करें 23 था, ऑलमोस्ट पब्लिक का इंटरेस्ट तो बना ही है सेम। तो स्मार्ट प्लेयर का इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों बना हुआ। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, 4 फंड आपके सामने हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। सबसे पहला जो फंड का नाम निकल के आ रहा है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सेकंड जो फंड है इन्वेस्को का ही है, मिड कैप। एंड उसका थर्ड है जो टाटा स्मॉल कैप फंड, एंड फोर्थ है मिरई एसेट। यानी वो 4 फंड ये है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया हुआ है। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे आपको कुछ और भी फंड के नाम निकल के दिखाई पड़ सकते हैं। इन सब के बाद ये स्लाइड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने इसका डेट टू इक्विटी रेशियो तो देखा होता, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा तो है ही, यानी 0.50 से ऊपर है, 0.7 की लाइन में है। अगर प्लेजिंग के ऊपर बात करें तो प्लेज नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए। इन सब के बाद जो मार्केट में जानकार बैठे हैं एज ऑफ नाउ 100% बाई की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, या फिर सिर्फ एनालिस्ट के सुन के या फिर हमारा वीडियो देख के आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ऑल्दो इस कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप जानते हैं लिस्ट हुए, लेकिन अगर हम बात करें इसने रिटर्न कैसे दिए इस बीच में 3 महीने की बात करें 28 प्लस, यानी ऑलमोस्ट 29% के रिटर्न दिए हैं। ये तब है जब एक मंथ में ये ऑलमोस्ट 7% डाउन है। इससे आप काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ से कह सकते हो इसने 3 महीने में दिए थे, वहाँ से सिर्फ 7% डाउन है, अभी भी अच्छे रिटर्न दिए हैं। एक महीने में आपको डाउन दिखाई पड़ रहा है। इन सब के बाद अगर हम बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, वैल्यूएशन आपके सामने है। इंडस्ट्री की जो पी चल रही है 42 प्लस, एंड जो इसका पी है 30, यानी वहाँ से आपको थोड़ा सा एक अच्छे रेंज में ही दिखाई पड़ रहा है, यानी महंगा नहीं मिल रहा है। ईपीएस की बात करें 64 के आसपास है, इसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो। और डिलीवरी की बात करें आखिरी ट्रेडिंग डे की, यानी 41 के आसपास, 61 के आसपास, यानी ये भी अच्छी हुई है। इसके बाद बात करें जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 1947 के आसपास, और इसका जो आईपीओ आए थे ना 14 के लाइन में, यानी वहाँ से शेयर आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा, अच्छे रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब के बाद फोकस करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। इसके बाद अगर हम फोकस करें चार्ट के ऊपर, चार्ट लगा हुआ 1 वीक का, इसको हम डिस्कस करें ना। एक क्वेरी आ रही थी काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे कि आप लोग बोलते थे कि हमारे पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है एंड हम प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बन सकते क्योंकि ऑलरेडी आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो आज से इसी चैनल पे ज्वाइन बटन भी आ चुका है, आप उसको एक बार यूज़ कर सकते हैं या फिर एक देख सकते हैं उसमें क्या क्या सर्विसेज हैं। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है आप लोगों के कॉमेंट आते हैं कि कोई दूसरा वे नहीं है जुड़ने का, इसलिए आज से दोनों रास्ते हैं वो जुड़ने का ओपन हो चुके हैं। आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो, या ज्वाइन बटन
बटन हो या हो प्राइवेट चैनल, दोनों ओपन है, उनके इसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम फोकस करें इसके वीकली में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, सो यहाँ से हम फोकस करते हैं। एक सेकेंड इसका चार्ट देख लेता है। ये था कुछ यहाँ से, ये जो इसकी ओपनिंग हुई थी यहाँ पे आईपीओ के टाइम पे, वहाँ से कुछ 2 से 4 दिन इसमें करेक्शन आया, छोटा करेक्शन आया, एंड उसके बाद आप यहाँ देख सकते किस तरह से इसमें एक बुल रन आया वीकली के टाइम फ्रेम में, छोटे छोटे बीच में। इसके बाद इसने हमें एंट्री ज़रूर दी थी इस वीक में जैसे, और इसके यहाँ पे हमारी एंट्री हो जानी चाहिए थी। एंट्री के बाद आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से इसमें रिटर्न बना के दिया है, या फिर सेकंड टाइम इसने हमें एंट्री का मौका दिया, जैसे इसका हाई टूटा था यहाँ पे, सेकंड टाइम एंट्री दिया। अभी क्या है, क्या अभी एंट्री का मौका है या फिर प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है? यहाँ से हमें वीकली में क्या दिखाई पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 वीक से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, एंड अब जो जिस लेवल को इसने टच किया था वहाँ से काफ़ी थोड़ा नीचे तो आ ही गया है। एज ऑफ नाउ जो इसकी क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है वो है ऑलमोस्ट 1947 के आसपास। इसको समझते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। अब आप चीज़ों को क्लियर यहाँ पे समझ पाएंगे। एक अच्छा रिटर्न देने के बाद यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिए। अच्छे रिटर्न देने के बाद अभी की बात, कुछ दिनों पहले इस शेयर ने ऑलमोस्ट जो इसका ये दिखाई पड़ रहा है 20 डे EM है उसको ब्रेक किया, एंड उसके बाद आज के दिन जो ये शेयर जहाँ पे स्टैंड कर रहा है ऑलमोस्ट अपने ग्रीन लाइन के आसपास, यानी अपने 50 डे EMA के आसपास दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से ना अगेन मेक और ब्रेक का लेवल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेक और ब्रेक का तो इसमें होगा, लेकिन इससे पहले इस शेयर को हम एनालाइज करें, हमें मार्केट को ज़रूर देखना होगा। अगर मार्केट में ऊपर से प्रेशर आए तो कोई भी लेवल हो बड़े ही आसानी से टूट सकता है, इसलिए इस 50 डे EMA के आसपास हमारी नज़र होना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से इससे पहले जब ये शेयर अपने अप ट्रेंड में बना हुआ था तो इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आया, या फिर यूँ बात करें इसने जो अपना ट्रेंड रखा था ऑलमोस्ट 20 डे के आसपास, 20 डे EMA को टच करता था, कुछ टाइम बिताता था और वहीं से ऊपर चले जाता था। लेकिन एज ऑफ नाउ क्या है, जब ये अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा था तब निफ्टी या फिर मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो कर रही थी, यानी अप ट्रेंड की। अब उस लेवल के आसपास जा चुके हैं जहाँ से कॉशियस रहना या फिर ज़्यादा कॉशियस रहना इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसलिए इस बार अगर हम ये बड़े ही लंबे टाइम से अगर बात करें, मई से लेकर अभी ये अपने 20 डे के नीचे आ चुका है, सस्टेन भी होना शुरू कर चुका है, 50 डे के आसपास आ चुका है। तो यहाँ से 1947 के आसपास है, 1950 के आसपास, 1900 इसका जो 50 डे EMA आ रहा है वो तो इसके लिए पहला सपोर्ट है ही। ऊपर से प्रेशर आया तो सीधा प्राइस एक्शन के बेसिस पर अगर हम इसको देखें तो हमें जो इसका सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ से वो ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें पहला तो 1900 है, एंड उसके बाद इसके हाइक की बात करें 1800, लेकिन वो 1800 उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा नहीं करेगा ये देखने वाली बात होगी। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 1750, यानी यहाँ से थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है 1950 के आसपास है, हम बात करें 1750। जब आया नहीं रहता कोई भी लेवल तो हमें बड़ा ही दूर लगता है, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आता है तो सारे लेवल आ जाते हैं, आप भी जानते हैं। फिर चाहे जो मर्जी का या फिर कितना अच्छा शेयर क्यों ना हो, सारे लेवल आ जाते हैं। इसलिए जिस लेवल के आसपास है मेक और ब्रेक का लेवल हो सकता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से कॉशियस रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। अदरवाइज जब इसने अपने 20 डे नीचे आना इसने शुरू किया था उस टाइम पे जैसे इसने ट्रेंड को ब्रेक किया प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती थी। अगेन जैसे ही अगर इसके अप ट्रेंड की अगर बात करें, नीचे के लेवल्स तो हम समझ गए हैं कि ये टूटेगा 1900 टूटेगा तो उसके 1800 और उसके बाद 1750 के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं। ऊपर की बात करें कब इसमें फ्रेश तेजी आएगी, जैसे शेयर अगेन अगर हम बात करें ये 2000 के ऊपर जाना शुरू करेगा या फिर ये बात करें 20 डे EMA से ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा, ब्रेक टच नहीं सस्टेन होना शुरू करेगा, कुछ कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, प्राइस या फिर वॉल्यूम में कुछ हमें कुछ ऐसी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ेगी, उसके बाद इसमें अप ट्रेंड आ सकता है। इसलिए मार्केट के ऊपर ध्यान पहले देना है, उसके बाद एज ऑफ नाउ सिर्फ इसी शेयर के ऊपर नहीं, जिस भी शेयर में हम एंट्री करने की सोच रहे हैं वहाँ पर उसके बाद फिर उसके बाद उस शेयर के ऊपर ध्यान देना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई आप हमें बता सकते हैं, हम कमेंट में उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर वीडियो आपको ठीक लगता है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगी, ज्वाइन बटन भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।